हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने मानवाधिकारों के समक्ष चुनौतियाँ विषय का अध्ययन किया था। इसमें कुछ चुनौतियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। शेष चुनौतियों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुलिस में जवाबदेही का अभाव। आज हम सभी जानते हैं कि पुलिस की क्या भूमिका रहती है। कई बार जो हिरासत में जो लोग होते हैं उनको घोर यातनाएं दी जाती हैं, महिलाओं के साथ दुराचार किए जाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने के लिए पुलिस तब तक उनके ऊपर अत्याचार करती है, यातनाएं देती है, जब तक कि वो अपना जो अपराध है उसको स्वीकार ना कर ले। तो इस तरह से जो मानव है उसके मानवाधिकारों का हनन होता है। अगला है बालकों का शोषण। जैसे विश्व के ये शोषण केवल इंडिया में ही नहीं होता, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे देश हैं जब बालकों का शोषण होता है। ये हमें कई रूपों में मिलता है, जैसे कि बाल मजदूरी उनसे करवाई जाती है, उनसे जोखिम भरे काम करवाई जाती हैं, भीख मंगवाई जाती है, आतंक के लिए तैयार किया जाता है उनको, और उनका कई जगह तो उनका यौन शोषण भी किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक तरफ तो उनके जो मानवाधिकार हैं बच्चों की, उनकी हनन होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो बालकों का जो सर्वांगीण विकास की बात जो करते हैं वो भी प्रभावित उससे होता है, क्योंकि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है और उसके ऊपर बचपन में जो कोई इस तरह की छाप जो पड़ जाती है तो बच्चा जो है सहमा हुआ और इस तरह का रहने लगता है, तो उसका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावित होता है, व्यक्तित्व का विकास ढंग से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है महिलाओं का शोषण एवं हिंसा। जिस तरह से बच्चों के ऊपर शोषण किया जाता है, हम महिलाओं के शोषण को भी नकार नहीं सकते, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो, बाहर समाज में हो। हम सब जगह देखते हैं कार्यस्थलों पर भी जो महिलाओं का शोषण किया जाता है, उनके साथ उनको कई जगह तो परिवारों में ही पत्नियों को पीटा जाता है। लड़कियों का जो शोषण होता है, दहेज के लिए बहुओं को जला दिया जाता है। जो दूसरी जो और भी अनेक तरह के जो बलात्कार हैं उनके माध्यम से महिलाओं को शोषण किया जाता है। तो जब महिलाओं का जो शोषण किया जाता है तो महिलाओं के जो मानव अधिकार हैं उनका भी हनन होता है, और ये मानवाधिकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक, यानी कि अल्पसंख्यक जो कि कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर हिंदू हैं, श्रीलंका में तमिल, चीन में तिब्बती लोग। ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि वहाँ पर जो बहुसंख्यक वर्ग है उन्होंने अल्पसंख्यकों का अत्याचार किए हैं। हालांकि हमारे भारत में भी हम देखें तो हिंदू बहुसंख्यक वर्ग है और मुसलमान जो है, और दूसरी जो जाति हैं, जैसे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, दूसरे धर्म जो हैं वो लोग भी अल्पसंख्यक हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर इस तरह के बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों का कोई अत्याचार नहीं किया जाता है। तो ये बहुसंख्यकों के द्वारा जो अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जो अत्याचार किए जाते हैं ये भी एक मानवाधिकार के लिए चुनौती है। अगला है काम करने का अधिकार, यानी कि जो मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं उसमें वो व्यक्ति जो काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक हैं, समर्थ हैं, उन सबको रोज़गार मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी है कि सब व्यक्तियों को जो है काम नहीं मिल पाता है। इसके कारण से जो व्यक्ति दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और ये मानवाधिकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगला है कि जो नार्को टैक्स होते हैं जिसको कि हम नियंत्रित संज्ञाहरण कहते हैं, यानी अपराध को कबूल करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को क्या होता है कि खुद के विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता। जबकि नार्कोटिक्स में क्या होता है कि व्यक्ति को अर्धचेतन अवस्था में ले जाया जाता है और खुद के विरुद्ध ही उसको गवाह बनाया जाता है कि वो बोले, अर्धचेतन अवस्था में जो बोलता है उसको ट्रुथ मान करके, सच्चाई मान करके, और वो एक गवाह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो एक नया वैज्ञानिक तरीके हैं ये एक मानवाधिकारों के लिए चुनौती हनन कर आ रही है, चुनौती के रूप में है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि व्यक्ति को इस तरह से अर्धचेतन अवस्था में ले जाकर के उससे सच्चाई उगलवाना ये मानवाधिकारों के विरुद्ध है।
तो ये भी एक चुनौती है। दूसरा है देश के मूल निवासियों की समस्याएं, यानी जो किसी भी देश में जो आदिवासी रहते हैं वो उस देश के मूल निवासी होते हैं, और जो वहाँ की प्राकृतिक संपदा होती है, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, वहीं से लकड़ियाँ काट के या जो अपना जो खाने पीने का सामान है जंगलों में उगाते हैं, या वो पशुओं को मार करके और उनका जो मीट होता है उसको खाते हैं। तो उस तरह से वहाँ की जितनी भी प्राकृतिक संपदा होती है उन पर उनका अधिकार होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा इनका बहिष्कार होता है, इनकी ढंग से इनको साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं और इनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये जो है, हालांकि गवर्नमेंट बहुत कोशिश भी करती है कि इनको अपने देश की मुख्य धारा में लेके आएँ, लेकिन कुछ तो ये लोग भी नहीं होना चाहते। और दूसरा क्या, सरकार के जो प्रयास है वो भी शायद लापरवाही के कारण जो भी है कि प्रयास नाकाफ़ी होते हैं, जो कि आदिवासियों को नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट है प्रेस की आज़ादी, यानी हम ये मानते हैं कि प्रेस को पूर्णतया स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे जो है टेक्निकल प्रॉब्लम होती हैं जिनके कारण कि प्रेस को पूरी तरह स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे कि कई बार देश की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, इस पर यदि कोई आँच आ रहा हो, या फिर अपने राष्ट्रीय हित के बारे में या सुरक्षा के लिए कोई प्रश्न खड़ा हो रहा हो, या कोई विदेशों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, मानहानि है, अपराध जो है उसके लिए उकसाए जाने की बात कही जाती है। मतलब बहुत सारे प्रतिबंध प्रेस के ऊपर होते हैं, जिसके कारण कि प्रेस जो है वो खुल के अपना कार्य नहीं कर पाती है। तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला है मृत्युदंड, यानी मृत्युदंड को कब सही माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई राजद्रोह करे या कोई ऐसा असाधारण अपराध करे जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती है, तो ही उसको जो है वो मृत्युदंड दिया जाता है। यानी कि मृत्युदंड का मतलब है कि व्यक्ति से उसका, अपराधी से उसका जीवन छीन लेना। तो मानव अधिकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो मृत्युदंड है ये अवैध है, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ इस तरह की हो जाती हैं कि अपराधी को मृत्युदंड दिया जाता है, जबकि मानव अधिकारों की दृष्टि से ये माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कितना ही ज़्यादा बड़ा अपराध किया हो उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है देश की सुरक्षा। एक्चुअली हर राष्ट्र के लिए अपने देश की सुरक्षा सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। लेकिन जब भी कभी उसको ऐसा लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए यदि मानव अधिकारों का हनन भी किया जाए, तो कोई भी देश जो है वो मानव अधिकारों का हनन कर सकता है, क्योंकि देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और यदि यही खतरे में पड़ जाए तो जो देश है वो उसकी सुरक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मानवाधिकारों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। हालांकि सरकार द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ द्वारा इन जो मानवाधिकारों की रक्षा है इनकी रक्षा करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए भी जाते हैं, और इनकी चारों तरफ सराहना भी होती है कि भाई मानव अधिकारों की रक्षा के लिए यूएनओ है या हर राष्ट्र अपने स्तर पर प्रयास करता है। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चुनौतियां होती हैं जिनका कि हल कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकारें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर क्या किया जाता है कि मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो मानव अधिकारों के केवल प्रचार प्रसार करने से या बड़ी बड़ी बातें करने से जो मानव अधिकार हैं वो स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। इनको दंडात्मक स्वरूप देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी आयोग हैं इनके पास कोई दंडात्मक स्वरूप नहीं है, दंड देने की शक्ति नहीं है। ये सरकारों को बाध्य नहीं कर सकते, केवल सलाह दे सकते हैं, लेकिन उन सरकारों को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो आवश्यकता है कि जो चुनौतियां हैं उनको हल किया जाए। कुछ समस्या हैं
जो अंतर्राष्ट्रीय हैं, जैसे चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे मानव तस्करी की बात हो, शांति के लिए युद्ध की बात जो की जाती है, चाहे वो हो, समलैंगिकता हो, इन सब का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और कुछ समस्याएं हर देश में राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, चाहे बच्चों से संबंधित हो, चाहे पुलिस प्रशासन, अल्पसंख्यक, नारकोटिक, मूल जो देश के मूल नागरिक है, मृत्युदंड है, देश की सुरक्षा है, मतलब बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जो अभी चुनौतियों की हमने बात की थी, यदि वो राष्ट्रीय स्तर पर हैं तो उनका राष्ट्रीय स्तर पर ही उनका हल किया जाना चाहिए, तभी हम मानव अधिकारों की बात प्रभावी रूप से कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने मानव अधिकारों की जो समक्ष जो चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं और होती आई हैं, उन सब के बारे में और उनका क्या समाधान करना चाहिए उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। थैंक यू।